हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है, आज का जो टॉक है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं, जो भी खासकर इस चैनल्स के माध्यम से जो वीडियोस देखते होंगे मेरे, उनको पता होगा कि मैं पीएचडी से रिलेटेड जो एडमिशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। और जो भी पीएचडी स्कॉलर हैं उनका एक्सपीरियंस जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किया जाता है। और आज काफ़ी ख़ास है कि मेरी एक दोस्त सृष्टि हैं जो पीएचडी कर रही हैं सीपीएस में, और जिन्होंने एमए भी किया था सीपीएस से, एमफिल भी उन्होंने यहीं से कंप्लीट किया था। तो उनके जर्नी को जानेंगे हम, और क्या चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन में, और एक एज ए स्टूडेंट और ख़ासकर फीमेल स्टूडेंट अगर आप कैंपस में रहते हैं तो कैंपस में आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपका इंटरेक्शन कैसा है, और जो चैलेंजेस होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर उसको कैसे एड्रेस किया जाए, या इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर जो आप जब हायर एजुकेशन से आप गुजरते हो तो उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सृष्टि, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, एक कंटेक्स्ट दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, मास्टर्स एमफिल पीएचडी तो आपका सीपीएस से चल रहा है। मेरा नाम सृष्टि है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा स्कूलिंग 12th तक के जो है वो छत्तीसगढ़ भिलाई से ही हुआ है। उसके बाद मैंने दौलत राम कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स स्टार्ट किया। बैचलर्स के बाद मैंने मास्टर्स के लिए देखा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो चुका था। फिर मैंने एंट्रेंस जो है लिखा अलग अलग जगह का, सो BHU, JNU और भी एक दो यूनिवर्सिटी का मैंने दिया। बाद में मुझे पता चला कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक क्लास में जो है 200 बच्चों की पढ़ाई होती है। उसके बाद जब मेरा JNU में एंट्रेंस क्लियर हुआ तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे मास्टर्स जो है JNU से ही करूँगी। उसके बाद मास्टर्स के बाद में एमफिल PhD करने का, क्योंकि पढ़ने का काफ़ी मन था, तो एमफिल PhD के लिए भी मैंने एंट्रेंस लिखा। एमफिल PhD उस टाइम पे इंटीग्रेटेड हुआ करता था, तो मेरा 2018 में एमफिल PhD में एडमिशन हुआ। 2021 से मेरा PhD स्टार्ट हुआ। पैंडेमिक के कारण एमफिल जो है वो 2 साल की बजाय मेरा 3 साल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी मैं PhD में हूँ, 4th ईयर में। पीएचडी में आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी बता दीजिए क्या? जी, PhD में अभी जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली स्टेट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड कास्ट। बेसिकली उसमें स्टडी ऑफ कास्ट पंचायत इन छत्तीसगढ़, इसके ऊपर मेरा जो है PhD चल रहा है। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है बेसिकली कास्ट एंड पॉलिटिक्स ही है, और इस पे मेरा अभी फील्ड वर्क जो है अभी थोड़ा कंप्लीट हुआ है पिछले साल, और अभी मैं चैप्टर राइटिंग में लगी हुई हूँ। इसमें 2 चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने जब दिया था मास्टर्स, उस समय एक कॉमन एंट्रेंस नहीं होता था जो अभी हो रहा है मास्टर्स के लिए। पहले क्या होता था कि JNU अपने खुद कंडक्ट कराता था और सब्जेक्टिव होता था पेपर। और दूसरा कि अभी आप जो 200 बता रही हैं मास्टर्स में, वो बच्चे 600 हो गए हैं। हमारा जो बैच था वो 500 550 का था जब मैंने DU में मास्टर्स किया था, और आपने जब अप्लाई किया तो उसमें 200 बच्चे थे। तो अभी काफ़ी और ज़्यादा भीड़ हो गया, अब 600 के आसपास भीड़ हो गया। और EWS जो 10% रिजर्वेशन आया तो 650 के आसपास वहाँ बच्चे हैं मास्टर्स में। और CPS और JNU में क्या है कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी कम हैं। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे, जब आपने मास्टर्स में यहाँ ज्वाइन किया और आपने DU से आपने ग्रेजुएशन किया था, तो मास्टर्स में आपने ज्वाइन किया, तो मास्टर्स वाला जर्नी कैसा रहा उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताइए आपने, क्योंकि उस समय CPS माना जाता है कि उस समय काफ़ी वर्ल्ड या और इंडिया और वर्ल्ड दोनों के मतलब बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास का? बेसिकली जब मैंने दौलत राम कॉलेज से इधर जब मैं JNU आई तो मैंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि दौलत राम कॉलेज ऑब्वियसली जब JNU में आप आते हैं तो अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो LSR, मिरांडा हाउस और सारे जगह के जो है स्टूडेंट्स मुझे मिले। और चूँकि दौलत राम कॉलेज में मैंने एक स्ट्रगल ये फेस किया था कि रीडिंग्स वहाँ पे थोड़ी सी मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती थी जिस तरीके से LSR और बाकी जगह पढ़ाई जाती थी। तो जब दोनों में डिफरेंसेस क्या है थोड़ा सा बताइएगा तो और क्लियर होगा कि खासकर जो स्टूडेंट खासकर जो ग्रेजुएशन करते थे, जैसे मैंने आप जो बात बता रही हैं मैंने भी फेस किया था जब मैं मास्टर्स ज्वाइन किया था DU में। तो एक तो मेरा लैंग्वेज का इशू था, लेकिन दूसरा क्या था कि जो रीडिंग जो ग्रेजुएशन जो यहाँ से किए थे खासकर मिरांडा से, LSR से या हिंदू से या स्टीफन से, तो मुझे लगा कि उन लोगों ने क्लासिक्स काफ़ी पढ़ रखा है। तो उसको थोड़ा सा बताइए कि क्या एक्सपीरियंस था आपका? बेसिकली जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम रहते हैं तो हमको एक रीडिंग्स मिलता है। तो रीडिंग्स जो है हमारे कॉलेज में कई बार ऐसा कुछ जो है
मतलब टीचर्स ने बोल दिया कि रीडिंग्स मत पढ़ो, कोई ऐसी बुक कुछ उन्होंने रिकमेंड कर दी। इस टाइप की चीज़ें मैंने काफ़ी फेस की। फिर उसके बाद जब एंट्रेंस की बारी आई तो मैंने देखा कि जिस तरीके से क्वेश्चंस जेएनयू में पूछा जाता है, तो फिर मैंने उस बेसिस पे थोड़ा जो मैंने अपना ऑप्शनल पेपर भी चूज़ किया था उस टाइम पे। और उसके बाद अब जो है मास्टर्स में जब मैं आई यहाँ, तो मैंने काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस किया, क्योंकि रीडिंग्स हमारी काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर रिमीडियल क्लासेस, जो क्लासेस के बाद में एक रिमीडियल क्लासेस स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर है वो ही पढ़ाते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो मैंने वो रिमीडियल क्लासेस फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब जेएनयू में थोड़ा मतलब थोड़ा सेट होने लगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि जो मास्टर्स का खासकर जो यहाँ का कोर्स है वो काफ़ी माना जाता है कि मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड कोर्स है। तो आपने मास्टर्स में जो सोशल साइंस आपने पढ़ा, उसका एमफिल पीएचडी में कैसे हेल्प हुआ, और क्लास इंटरेक्शन आपका कैसा था, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन कैसा था मास्टर्स के दौरान, उसको थोड़ा सा बताइएगा आप। सो मास्टर्स के दौरान ऐसा था कि जब चूँकि मैं दौलत राम कॉलेज से मतलब मेरे डिपार्टमेंट से मैं एक ही थी, और इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट जो बीए प्रोग्राम होता है उसमें से एक स्टूडेंट आई हुई थी। उसके बाद जब मैं इधर आई तो थोड़ा एक होता है कि ग्रुप्स जो है वो मास्टर्स के दौरान बनने लग जाते हैं। तो एक वो दिक्कत हम फेस करते हैं जब ग्रुप्स बनने लगते हैं, तो स्टार्टिंग में लगता है कि समझ में नहीं आता कि हम किससे पूछें, क्या पूछें। बट देन वो रिमीडियल क्लासेस जब होती हैं तो फिर धीरे धीरे हम समझते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इससे बातचीत कर सकते हैं, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं। हाँ, सो बेसिकली अगर पॉलिटिकल साइंस की बात किया जाए तो मास्टर्स अगर पॉल साइंस में हो, तो उसके बाद जब एमफिल पीएचडी का जब आप एडमिशन जो है वो क्रैक करने के लिए, ये अच्छी बात होती है कि आपको पता होता है कि रीडिंग्स किस टाइप की आ सकती है। सो बेसिकली पैटर्न्स और क्वेश्चन के पैटर्न्स आप देख सकते हैं, और रीडिंग्स जो हैं प्रोफेसर्स कौन कौन से किस टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो जेएनयू के बच्चों के लिए रिलेटिवली इजी होता है वो चीज़। और डीयू में भी मैंने देखा है कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, तो रीडिंग्स काफ़ी अच्छी है, तो उनके लिए भी वो रिलेटिवली इजी होता है वो सारी चीज़ें। बट देन कुछ लोगों का ऐसे, जब मैं बाकी कुछ लोग मुझसे फ़ोन पे बातचीत करते हैं जो मेरे स्टेट से लोग हैं, और उनकी भी काफ़ी इच्छा होती है जेएनयू में आने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। हाँ, इसमें आपने जो बताया कि मास्टर्स में जैसे सोशल साइंस या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ जो हमारी लर्निंग जो होती है वो क्लास से ज़्यादा जो इनफॉर्मल हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो आपके अलग अलग इशूज़ पर, कास्ट इशूज़ पर या जेंडर इशूज़ पर, या और भी सारे जो सोशल इशूज़ हैं या पॉलिटिकल इशूज़ हैं उस पर। तो उस समय क्या एनवायरनमेंट था जेएनयू का, और आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? बेसिकली जेएनयू को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ढाबा कल्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग इश्यूज़ पे जो है बातचीत करते हैं ढाबाज, और इवन क्लासरूम्स में पीयर ग्रुप्स जब ऐसा बनता है तो फिर आप बहुत सारी इश्यूज़ पे आप बातचीत करने लगते हैं, जेंडर इश्यूज़ या फिर एजुकेशन या अलग अलग मुद्दों पे। सो बेसिकली इससे एक चीज़ मैंने डिफरेंस अपने पे नोट किया पर्सनली। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे बहुत सारी इश्यूज़ पे, जैसे जेंडर इश्यूज़ या उस चीज़ को हम लोग इंटरनलाइज़ कर लेते हैं। धीरे धीरे जब हम क्लासरूम से लेकर जब हम ढाबा में भी अगर जैसे बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कितनी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने इंटरनलाइज़ कर लिया है, और बहुत सारी चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, और फिर हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है। और धीरे धीरे हम सारे मुद्दों पे हम जो है समझ आती है हमको, और एक जेएनयू जो है एक अलग तरीके से हमको एक फ्रेम करता है, मैं कहती हूँ। तो आपने मास्टर्स कंप्लीट किया यहाँ पर, और उसके बाद आपने एमफिल ज्वाइन किया। तो जो मास्टर्स से, जो खासकर मास्टर्स के बाद जब आप पीएचडी में या एमफिल में एडमिशन लेते हैं, तो जो ट्रांजिशन होता है वो काफ़ी क्या बोल सकते हैं, काफ़ी डाउटफुल होता है, कभी कभी काफ़ी आप सस्पिशियस होते हो कि आगे क्या करना चाहिए। और आपको पता ही है कि डीयू, जेएनयू, खासकर दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर यूपीएससी की काफ़ी कल्चर है। तो आपने यूपीएससी ना चूज करके, क्या आपने पहले से प्री डिटरमाइन थी कि आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है और रिसर्च में जानना है? उस समय का जो आपका ट्रांजिशन था उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सो बेसिकली जब मैं मतलब स्कूल से जब मैं कॉलेज में आई, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद जब मैंने मास्टर्स देखा कि मास्टर्स जब जेएनयू में हुआ, तब मेरे पास दो ऑप्शन था, जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू। तो जब जेएनयू के एंट्रेंस क्रैक करने से पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बोल रखा था कि अगर मेरा मास्टर्स अगर जेएनयू से होता है तो मैं आगे का सारा जो है वो रिसर्च पे ही मैं अपना फोकस करूँगी, और मैं यूपीएससी नहीं चूज़ करूँगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस था तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एक फैमिली में रहता ही है कि पॉलिटिकल साइंस है तो आप यूपीएससी की तरफ जाओ।
लेकिन मैं काफ़ी डिटरमिन्ड थी कि मुझे नहीं करना है। फिर मास्टर्स के बाद में चूँकि पढ़ने की इच्छा थी तो आगे मैंने एमफिल के लिए भी एंट्रेंस अलग अलग जगह का, हैदराबाद हो गया या DU हो गया, अलग अलग जगह में मैंने एंट्रेंस दिया। फिर एमफिल के दौरान मतलब फिर लगा कि नहीं ठीक है, अब JNU में हो गया मेरा, और दूसरी जगह कहीं हुआ नहीं था, और मैंने फोकस भी मोस्टली JNU में ही रखा था क्योंकि आगे की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और मैंने सोचा कि JNU जैसे DU में जब मैं थी वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एजुकेशन में काफ़ी कुछ पैसे लगे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं अब एमफिल PhD जो है मैं यहाँ से करूँगी। JNU से करेंगे। इसमें एक PhD की हम बात करते हैं खासकर, जैसे कोर्स वर्क यहाँ पर साल भर होता है और अब आपने फील्ड वर्क भी किया है। तो एज ए रिसर्चर अभी काफ़ी जैसे कभी काफ़ी लोग इसको लेकर कंसर्न है, जॉब को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो आप जब मास्टर्स से आपका ट्रांजिशन हुआ एज ए रिसर्च स्कॉलर, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि अभी देखिएगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस का इशू है कि लोग सोशल साइंस में जॉब्स क्राइसिस काफ़ी है, उसके बाद एक आइसोलेटेड लाइफ होता है। और एज ए रिसर्च स्कॉलर आपने जो आपकी जर्नी PhD का स्टार्ट हुआ, तो ये सब जो सवाल आते हैं एज ए स्टूडेंट्स, एज ए ह्यूमन बीइंग कि हाँ आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, नहीं होगा, इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, तो इसको कैसे आपने एड्रेस किया? किसी सीनियर से बात किया आपने या किसी प्रोफेसर से बात किया या खुद आपने अपने लेवल पर इस पर काम किया? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जब एमफिल में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत कुछ मैंने ये सोचा नहीं था कि लाइक फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होगी। इट्स जस्ट मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे लाई करता है, तो मैं आगे प्रोसीड करी चीज़ों को। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अब मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा है कि अब पता चल चुका है कि किस तरीके से सिचुएशंस हो चुकी है। काफ़ी सारे सीनियर्स मेरे जो हैं वो PhD कर चुके हैं और अभी भी जॉब्स के लिए जो है काफ़ी वेट कर रहे हैं और हर जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्राइसिस है। मेरा मानना है कि ठीक है, मतलब अब इंटरेस्ट था तो मैं आगे बढ़ चुकी थी। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब ये है कि हाँ चलो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अब रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी कम है, हर जगह आप देखते हैं पोस्ट काफ़ी कम आता है। इसके अलावा अब जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक ऑप्शन हो चुका है अब जो है काफ़ी ज़्यादा, जैसे गीतम यूनिवर्सिटीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इट्स लाइक थोड़ा होप है शायद कि अगर कि यहाँ पर अगर आपके यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ अगर आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। और उसके अलावा बहुत लोग थिंक टैंक या कुछ लोग पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के लिए जो जाते हैं वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। तो वो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए खासकर जो PhD स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे या मास्टर्स में होंगे जो PhD में आना चाह रहे होंगे, कि PhD काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ होता है और मेंटल इश्यूज काफ़ी हो जाता है काफ़ी लोगों को, मतलब कि एंजाइटी, एंग्जियस लाइफ हो जाता है। बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि हाँ, तो उस पर आपका मतलब क्या टेक है कि आप इस कैंपस में अच्छे खासे समय से रह रही हैं आप, और आपका भी रिसर्च का जो जर्नी रहा 6 साल 7 साल हो गए एमफिल मिलाकर, तो आपने उसको कैसे एड्रेस किया? एक चीज़ है कि जब PhD में कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनका 1 साल का कोर्स वर्क होता है। हमारा एमफिल के टाइम पे 1 साल का कोर्स वर्क था। कोर्स वर्क के बाद में धीरे धीरे ये होता है कि मिलना जुलना ऐसे, क्योंकि अब कोर्स वर्क के बाद में आप मिलना जुलना काफ़ी कम हो जाता है। एक टाइम पे आप आते नहीं हैं, क्लास में बैठते नहीं हैं, तो इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद में एक सिक्लूडेड और इस टाइप की चीज़ें थोड़ा फील होने लगता है कि हम इतना आइसोलेशन में हैं। और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, इस चीज़ को ब्रेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि शायद हम जो फेस कर रहे हैं वो सामने वाला इंसान भी उस चीज़ से गुजर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब जैसे JNU में हम लोगों ने थोड़ा, जैसे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि थोड़ा बीच बीच में हम मिलें। इसके अलावा कुछ ऐसा लाइक कोई टॉक हो गया उस पे आएँ, उस पे बातचीत करें, या बीच बीच में इंटरेक्शन हो, ऐसा हम कोशिश करते हैं कि मिलना जुलना थोड़ा बना रहे हमारा। तो ये एक क्राइसिस तो रहता ही है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है PhD करना, जर्नी खुद में काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि एक्टिविज़म काफ़ी JNU में आप देखेंगे काफ़ी वाइब्रेंट है, दूसरे कैंपस से। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी मतलब 2015-16 से हैं आप इस कैंपस में, और बहुत लोग जो खासकर न्यू ज्वाइन कर रहे हैं अभी 1 साल 2 साल से, या हम लोग 22-23 में ज्वाइन किए थे, तो एक कंसर्न है कि डिक्लाइन हुआ है, ये सब डिबेट मतलब जो भी है, काफ़ी सब्जेक्टिव ओपिनियन भी हो सकता है। एज ए मैं आपका ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एक्टिविज़म को आप मतलब कैसे देखती हैं? सोशल इशूज़ या पॉलिटिकल इशूज़ हैं उसमें इसका क्या रोल होता है? और दूसरा बात कि JNU एज ए
कैंपस आपको सोशल इशूज़ पर, पॉलिटिकल इशूज़ पर कैसे जेएनयू का जो आप कहें एक मतलब एक ओपिनियन होता है, उसको आप कैसे देखती हैं? एक्टिविज़्म, हाँ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब डीआरसी तो काफ़ी पार्टिसिपेशन में था ही नहीं इलेक्शन के टाइम पे। तो जब जेएनयू में जब ये माहौल देखा तो एक्टिविज़्म का लगा कि हाँ नहीं, कुछ है, मतलब करना चाहिए या कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमको अपनी बात रखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो रहता है कि हाँ एक्टिविज़्म में पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन हम धीरे धीरे समझ में आता है कि कुछ क्योंकि हम रीडिंग से भी स्ट्रगल करते रहते हैं और एक्टिविज़्म भी एक चीज़ होती है। तो धीरे धीरे अगर पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मेरा थोड़ा एक्टिविज़्म में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होता गया। हाँ, लार्जर लेवल पे जो जैसे स्टूडेंट मूवमेंट जो भी होता था उसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। जैसे फ़ी हाइक हो गया या फिर सीट कट वाला जो मुद्दा है, इन सब में रहता था। तो इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, खासकर आप एज ए फीमेल स्टूडेंट, खासकर कैंपस को आप कैसे देखती हैं और उसके नेचर में कुछ चेंजेज आए हैं? मतलब जैसे आपने मास्टर्स ज्वाइन किया था, एमफिल ज्वाइन किया था, और क्या चैलेंजेज हैं? अगर मान लीजिए कोई फीमेल अभी आपको देख रही हैं, तो अगर कैंपस आना चाह रही हैं, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमए मास्टर्स कुछ भी करना चाह रही हैं, तो आप अपना एक एक्सपीरियंस बताइए, इस कैंपस का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, पीयर ग्रुप का या सोशल लाइफ जो है यहाँ का, या जो अलग अलग इशूज़ पर जो यहाँ पर पब्लिक टॉक होता है, आपका मतलब लर्निंग क्या रहा, और एज ए फीमेल स्टूडेंट? सो एज अ फीमेल स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगी कि जेएनयू इस मामले में काफ़ी मैं मानना चाहूँगी कि ये काफ़ी बेस्ट है अगर देखा जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत सारे जेंडर इश्यूज़ के बारे में धीरे धीरे, क्योंकि हम इंटरनलाइज कर लेते हैं सोसाइटी में रह के, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानने लगते हैं। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, यहाँ पे जो एक पीयर ग्रुप जो बनता है उसमें बहुत सारी जो है इश्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, और इवन प्रोफेसर से हम बातचीत करते हैं, हम जो रीडिंग्स पढ़ते हैं, तो एक तरीके से या अलग तरीके से माहौल में हमको ढालता है, और एक तरीके से सोसाइटी में काफ़ी एक अलग स्टैंड लेने के लिए जो है हमको खड़ा करता है। हॉस्टल लाइफ के बारे में और खासकर लाइब्रेरी का जो एक्सपीरियंस आपका रहा, और लास्ट में आपका फील्ड विजिट जो रहा पीएचडी का, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हॉस्टल लाइफ बताइए कि हॉस्टल लाइफ जो था वो कैसा था आपका? आपने अलग अलग हॉस्टल में भी रही हैं आप, और सोशल इंटरेक्शन कैसा है, और उसके बाद लाइब्रेरी एक्सपीरियंस आपका क्या था? जब मेरा मास्टर्स में जब एडमिशन हुआ तो स्टार्टिंग का 1 साल जो था उसमें मेरा डॉर्मेट्री में गुजरा, और डॉर्मेट्री में हम 25 लड़कियां एक साथ रहती थी, और उसमें एक प्रोस एंड कॉन्स की तरह देखा जाए तो एक चीज़ उसमें एक अच्छी बात ये भी थी कि हमारा सोशल इंटरेक्शन रिलेटिवली काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। लेकिन जब रूम अलॉट हुआ तो उस पर ये होता है कि थोड़ा, चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी विज़िट करती थी, तो मेरा सोशल इंटरेक्शन पर्सनल लेवल पे काफ़ी कम था। बट ऐसे देखा जाए तो अगर हॉस्टल में ज़्यादातर अगर सोशल लाइफ के बारे में देखा जाए तो मेस में लोग जो है मिलते हैं, और मेस में कुछ मुद्दों पे कुछ पर्चा या उस पे, या और भी जो सोशल इश्यूज़ हैं, या देश विदेश की जो पॉलिटिक्स की बातें हैं, तो उस पर हम मेस पे चर्चा करते हैं, या इवेंट्स कुछ हो गया, या बैडमिंटन कंपटीशन, या अलग अलग तरीके से कुछ इवेंट्स होता है, तो उसमें हमारा सोशल लाइफ देख सकते हैं। बट हाँ, अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी जेएनयू की काफ़ी बड़ी है, और ये सबको पता भी होगा। और पहले जैसे मास्टर्स के दौरान लाइब्रेरी 9th फ्लोर तक के शाम तक के खुली रहती थी, तो बैठने का स्पेस जो था वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। अभी थोड़ी सीट्स कम हो गई हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर खुला रहता है। इसके अलावा सेंटर में लाइब्रेरी है हमारा, वो लेकिन शाम तक के खुला रहता है। बाकी ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुली रहती है। इससे हमारा जैसे रिसर्च का काम है, जब कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजी हो जाती है पढ़ने के लिए हमारे लिए। और एक एग्ज़ाम लाइब्रेरी भी है। बाकी हॉस्टल में एक रीडिंग रूम होता है, तो ये उसके बाद जो क्लास के रीडिंग रूम होते हैं वो भी खुले रहते हैं, तो वहाँ भी आदमी बैठ के पढ़ सकता है। या अभी जैसे जनवरी फरवरी गया तो उसमें धूप में बैठ के पढ़ने का मन करता है बहुत लोग, तो बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। उसका भी स्पेस है जेएनयू में, कि जेएनयू एक क्लोज्ड कैंपस है, तो उतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। कहीं भी बैठ के आप अगर पढ़ना चाहें तो लाइब्रेरी के बाहर भी आप पढ़ सकते हैं। एक जो लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जो फील्ड विजिट होता है आपका, या फील्ड वर्क होता है पीएचडी में, उससे लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको बता दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पीएचडी में मेरा जो फील्ड वर्क था वो छत्तीसगढ़ में था। मैंने बेसिकली 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की है, और मेरा पीएचडी में जो है मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही अप्रोच मैंने लिया है।
क्वालिटेटिव में मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं और एक तो होता है कि क्वांटिटेटिव में मैंने सर्वे किया है। जेएनयू में एक चीज़ है कि हमारे यूनिवर्सिटी में मोस्टली यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च पे ही फोकस किया जाता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर नहीं किया जाता, तो थोड़ा उस पर एक लैक कहीं ना कहीं करता है। और मैंने दूसरी जगह जैसे पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए हम जब जाते हैं तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि लोग डेटा और ये सारी चीज़ों पे भी मतलब लाइक अपना रिसर्च अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लैक करता हुआ जेएनयू में नज़र आया। तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि लाइक SPSS यूज़ करके आप क्वांटिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च पे भी फोकस कर सकते हो, तो मैंने फिर उस पर स्टार्ट किया है काम करना। अब वीडियो के हम लोग लास्ट में हैं और तो लास्ट में जो खासकर जो PhD करना चाह रहा है कोई भी स्टूडेंट, आपके फीमेल स्टूडेंट हो या कोई बॉयज़ हो, कोई भी मतलब करना चाह रहा है, खासकर जेएनयू से करना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो PhD में आना चाह रहे हैं या जो PhD में जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए PhD में आने से पहले? हाँ, सो फर्स्टली एक तो होता है कि रिसर्च मतलब बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको 4 साल किसी चीज़ पे देना है। तो कई बार होता है कि एक काम आपका पसंदीदा हो तो आप उस पर खींच सकते हैं चीज़ों को, तो वो एक क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि JRF होने से थोड़ा इजी हो जाता है PhD करना, तो वो मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। और जो भी इस वीडियो को देखें लास्ट तक, हम ऐसे आशा करते हैं कि खासकर जो PhD में इंटरेस्टेड हैं, जेएनयू के बारे में जानना चाह रहे थे, हॉस्टल लाइफ, एज ए फीमेल स्टूडेंट इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, तो खासकर जो फीमेल हैं या जो भी मतलब जो भी दूसरे कोई भी है जो इस कैंपस में आकर PhD करना चाह रहे हैं या मास्टर्स करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।